नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। सबसे पहले आज बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के किस तरीके की सियासत और अभी तनाव की स्थिति है। इन सभी के बीच खतरनाक स्तर पर जो तनाव है पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर भी हुआ और हॉर्मूज में हमले ये सीजफायर रोक नहीं पाया। हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बार यूएई ने जहाज पर हमले का आरोप भी लगाया। इस बार दावा किया गया है कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC के एक जहाज पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया और यूएई ने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का खुला उल्लंघन बताते हुए वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा करार दिया। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में से एक है, इसलिए यहां किसी भी तरह की हलचल का सीधे असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और तेल की कीमतों पर पड़ता है। हॉर्मूज फिर से जहाज पर हुए हमले ने यहां चिंता बढ़ा दी है। ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नौसेना के जरिए हॉर्मूज को जहाजों के लिए खोलने का ऐलान किया। अब उधर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने हमले के दावे को झूठा बताते हुए कहा कोई भी जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट से पार नहीं हुआ है। ईरान ने दावा किया कि इस हमले के पीछे अमेरिका जिम्मेदार है, कि अमेरिका जबरदस्ती उल्लंघन कर रहा है, जबरदस्ती क्रॉस करना चाह रहा है, हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रखा है और आरोप ये कि ईरान पर सिर पर ये मढ़ा जा रखा है और ये मढ़ने वाला है अमेरिका। हालांकि हॉर्मूज पर कब्जे के लिए खींचतान पहले से ही जारी है। ऐसे में हॉर्मूज में जहाजों पर हमला और ईरान अमेरिका के आरोपों ने नई परेशानी पैदा कर दी है। ईरान ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है, गेंद वापस अमेरिका के पाले में फेंक दी है। ऐसे में देखने वाली बात यह कि ट्रंप अब कौन सा फैसला लेते हैं और ईरान क्या तैयारी करता है, किस तरीके की तस्वीर रहेगी। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान अमेरिका के बीच हुआ सीज फायर अब टूट चुका है? वो ही सीज फायर जिसकी आड़ लेकर ट्रंप डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की तानाशाही चलने वाली नहीं है। और क्यों हम कह रहे हैं कि सीज फायर टूट गया है, ये प्रश्न भी जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देते हैं कि यहाँ पर आखिर ये स्टांस आया कहां से कि सीजफायर टूट गया है क्या। हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाज पर ड्रोन हमले हुए। साथ ही आपको बता दें हॉर्मूज में ADNOC अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो है इसके जहाज हमले के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें अमेरिका ने ईरान को हमले का दोषी ठहराया, सीधे सीधे दोषी करार दिया गया अमेरिका को। इसके अलावा यूएई के आरोपों ने ईरान की टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन इस कदर कि यहां पर जो बड़े आरोप लगाए गए हैं इसके तहत ईरान के लिए बड़ा जो सिरदर्द है ये साबित हो सकता है। दो ईरान ड्रोन जो है वो जहाज पर हमला करते हुए नजर आए। ये यूएई का पक्ष था। 2 ईरानी ड्रोन ने जहाज पर अटैक किया। इस तरीके की तस्वीर सामने आती है। ईरान ने जहाज पर हमले के आरोपों को सिरे से खारिज किया कि कोई हमला ईरान द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि हॉर्मूज से कोई जहाज गुजरा भी नहीं है, ये IRGC की तरफ से दावा किया गया। हॉर्मूज में जहाजों पर हमले अमेरिका की साजिश के तहत हुए हैं। अब IRGC इस बात को रख रहा है कि अमेरिका जो है प्री प्लान नोटिव के तहत, प्री प्लान नोशन के तहत यह अटैक्स करवा रहा है। अब ईरान को ट्रंप की धमकी क्या है, ट्रंप इस बीच किस तरीके का रुख रख रहे, जल्दी से वो जान लेते हैं। ईरान के पास समझौता करने या फिर दोबारा हमले झेलने का रास्ता है। 2 ही ऑप्शंस है, या समझौता करिए या फिर दोबारा से जो हमले हो उन्हें झेलिए। अमेरिकी जहाजों को हमले करना ईरान को भी भारी पड़ेगा। अगर अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाता ईरान तो ये पूरी तरीके से उनके लिए गलत साबित होगा। अमेरिकी जहाजों पर हमले ईरान के विनाश का कारण बनेंगे, एक बीज बनेंगे, एक आधार बनेंगे जिससे विनाश लीला जो है शुरू होती है। ईरान को धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर जहाजों को इसी तरीके से टारगेट किया गया तो हमेशा हमेशा के लिए ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। हॉर्मूज में जहाजों पर ईरानी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे किसी भी कीमत पर। और साथ ही साथ ये धमकी जिसमें हॉर्मूज में जहाजों पर हमले करना बंद अब ईरान करे, इस तरीके की जो प्रतिक्रिया है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आती है। अब जल्दी से आपके सामने ये डिटेल रखते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन क्या है जिसके तहत आगे मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अग्रसर हो रहे हैं। हॉर्मूज में जहाजों पर हमले के बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया है और इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए पूरी तरीके से काबू करना, पूरी तरीके से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना और जीत के लिए जो दावा कर रहे हैं उसे सुनिश्चित करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की है। अब इसके साथ साथ आपको बता दें कि यूएस ने हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने का वादा किया है कि जो भी जहाज यूएस के हॉर्मूज से गुजर रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। हॉर्मूज से जहाजों को अमेरिकी सेना सुरक्षित निकालेगी, किसी भी कीमत पर वहां पर अमेरिकी जहाज सुरक्षित है। और साथ ही साथ फ्रीडम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा यह भी कि सुरक्षित निकलने के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पूरी तरीके से धाक जो है डोनाल्ड ट्रंप की रहने वाली है। अब आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर तस्वीर क्या रहेगी और किस तरीके से यहाँ पर पूरी सियासत रची जा रखी है और आगे भविष्य में क्या होने वाला है, इसी को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो है कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले मेजर जनरल राजन कोचर रिटायर्ड सर हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है, मेजर विराट मिश्रा कनेक्ट है, डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर कनेक्ट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ये खास पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। पहला सवाल राजन सर आप ही से कर लेती हूँ। हॉर्मूज पर टकराव बढ़ा, लेकिन सवाल अब इस बीच ये कि सिनारियो में, इस इंपॉर्टेंट सिचुएशन में अगर हम कहें सीज फायर को लेकर बड़ा प्रश्न हो रहा है। एक तो ये प्रश्न, दूसरा कि क्या ऑफिशियली अब आप मान सकते हैं कि सीज फायर टूट चुका है? धन्यवाद ऋतु जी, आपने मुझे इनवाइट किया और फेलो पैनलिस्ट को भी इसको मेरा नमस्कार। अब सिचुएशन जो अगर हम इसको क्रिटिकली अभी एनालाइज करें कि क्या यहाँ पे सिचुएशन बन गई। पहली सिचुएशन है कि दो शिप्स के ऊपर हमला होता है और उसका जो इल्ज़ाम है ईरान पे लगाया जा रहा है, खासतौर पर IRGC। अब जब ईरान की इंटरनल सिचुएशन हम देखें तो उसमें एक चीज़ साफ है कि ये इसको IRGC और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। और आज मैं मॉर्निंग में ही एक इसको ईरानी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें ईरान इंटरनेशनल न्यूज़, उसमें एक साफ तौर से जिक्र था कि पेजेश्कियान प्रेसिडेंट जो है और वाहिदी जो इसको IRGC का हेड है, उनके आपस में डिफरेंसेस हैं और पेजेश्कियान ने क्रिटिसाइज किया है इस हमले को और उसको बोला है कि अगर ऐसा हमला होगा तो शायद हम दोबारा से इस लड़ाई को नहीं झेल पाएंगे, इसीलिए इस सीज फायर को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आज मॉर्निंग की, बिकॉज ये दोनों को हमको कोरिलेट करना पड़ेगा इसको एनालाइज करने से पहले। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है कि उसने इस हमले को इसको बड़ा हमला नहीं बताया कि ये एक छोटा मोटा हमला था, इससे सीज फायर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कि दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें तो फिलहाल जो आपका क्वेश्चन है कि सीज फायर के बारे में, मुझे लगता है कि सीज फायर अभी होल्ड करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अब ये एपिक फ्यूरी आपका ऑपरेशन था पहले, अभी इसका प्रोजेक्ट फ्रीडम ऐसे कर दिया। तो ये बेसिकली अगर आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस के पास जाना था एक सैंक्शन लेने के लिए, 60 दिन की जो पीरियड होती है, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप नहीं जा रहे। और ये बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि इसको 7 अप्रैल के बाद इसको अमेरिका ने कोई ऑपरेशन नहीं किया तो वो 60 डेज की जो पीरियड है वो लागू नहीं होती है यहाँ पे। और इसीलिए अभी एक नया ऑपरेशन का नाम लेके वो जारी करना चाहते हैं, बताने के लिए कि इस पहली वाली पीरियड को हम सेट असाइड अपना करते हैं और अब से ये जो आपका प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसके नाम से जो ऑपरेशन है अभी हम उसे चालू करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है अल्टीमेट एनालिसिस में
अपनी में कि जंग दोबारा से नहीं शुरू होगी, उसको और चांस दिया जाएगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली इंटरेस्टेड नहीं है जंग को दोबारा शुरू करने के लिए। एग्रीमेंट की जहां तक सवाल है, डिफरेंसेस ऑफ एग्रीमेंट, जब तक इसको ईरान की लीडरशिप एकजुट होके टेबल पे नहीं आएगी, जैसे अभी इसको आईआरजीसी और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में डिफरेंसेस है, जब तक ये इसको जुड़ेंगे नहीं, इसको मुझे लगता नहीं है कि कोई भी एग्रीमेंट आपका इसको सामने आ सकता है। और इस सिचुएशन में एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि अमेरिका इसको यहाँ से निकलेगा थोड़ी देर में और अपनी विक्ट्री अपना डिक्लेयर करेगा, एक नैरेटिव अपना बना के निकलेगा, और चांसेस ये जंग के इसको शुरू होने के बहुत कम दिखाई देते हैं आज की डेट। ये चांसेस बेशक से कम हो राजन सर, लेकिन अभी जो स्थिति अभी बनती हुई नजर आ रही, प्रश्न यही है कि क्या ये ऑफिशियल तौर पर सीज फायर बेशक से ना कॉल आउट किया गया हो, लेकिन क्या इनफॉर्मली भी ये ग्राउंड पर खत्म हो चुका है। एक बड़ी खबर, उसके बाद दीवान सर आपका रुख करूंगी। ट्रंप ने सीज फायर के उल्लंघन के आरोप को सिरे से नकार दिया है। यूएई पर हमला सीज फायर का उल्लंघन नहीं है। यूएई पर ईरान का बहुत बड़ा हमला नहीं था, ज्यादातर ईरानी मिसाइलों को गिरा दिया गया। सीज फायर जारी रहना ईरान के लिए अच्छा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पक्ष है, और ये स्पष्ट रूप में कहा है कि यूएई पर हमला सीज फायर का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं था। दीवान सर, आप डोनाल्ड ट्रंप का ये पक्ष रखना कि सीज फायर का उल्लंघन ही नहीं था, ये तो एक दूसरी ही तस्वीर दिखा रहे डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ दुनिया उनको एक एड्ज दे रही है कि कम से कम आप उन्हें, जो कि विक्टिम प्ले कर रहे थे, अभी तक अपने आप को डिफेंसिव रख रहे थे और अब अग्रेसिव हो गए हैं, तो उसके लिए आप घेरिए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने ही कह दिया कि कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं है। अरे तो जी वो कह रहे नहीं, ईरान तो बड़ा अच्छा बच्चा है, कुछ नहीं किया उसने, तो ये कमाल की बात है। खैर, ये बताने के लिए है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कि लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं हो रही, हम तो एस्कॉर्ट कर रहे हैं मर्चेंट वेसल्स को वगैरह, और ईरान तो बड़ा अच्छा बच्चा है, कुछ वो भी नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे। खैर, ये सवाल ये है कि इस टाइप का जो टाइट रोप वॉकिंग जो है ना, जैसे सर्कस में लोग जो है एक ऊंची ऊंची रस्सी में बंधे लोग चलते हैं टाइट रोप वॉकिंग में, और खासकर एस्कॉर्ट जो करेंगे मर्चेंट शिप्स को, अमेरिकन वॉरशिप जो है मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे, मैं आपको बता सकता हूं कि क्योंकि ईरान के अंदर सिंगल कमांड नहीं है और लोकल कमांड में कोई ह्यूमन एरर हो गई और वो एस्कॉर्ट करेंगे किसी को, और ईरान आईआरजीसी उस मर्चेंट शिप पे मिसाइल दाग सकता है या स्पीड बोट से अटैक कर सकता है, तो इसमें ह्यूमन एरर की चांस बड़ी भारी है और एस्केलेशन बड़ी भारी हो जाएगी। एस्केलेशन तो चाहता नहीं अमेरिका, और ईरान को पता लग गया है कि अमेरिका जो है एस्केलेशन नहीं चाहता है। पर मेरी समझ में इस टाइप का लो स्केल वॉर, कंटेन्ड वॉर जो है, मेरी समझ में सीज फायर तो खत्म ही है, कह दे आप कुछ भी, प्रभावी तौर से सीज फायर खत्म है। ये कुछ भी कहते रहे, ये जब मूजबानी जमात खर्च करते रहे, तो ये जब खत्म है तो ये एक कंटेन्ड वॉरफेयर चल नहीं, तो ऐसी नौबत नहीं, फिर आपकी बातें सारी समझ आती है, लेकिन इसके साथ ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है लोगों को समझना। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा ही क्यों है कि यूएई पर हमला सीज फायर का उल्लंघन नहीं है। ज्यादातर ईरानी जो तस्वीर दिखाई गई थी ईरान द्वारा, जो मिसाइलें थी उन्हें गिरा दिया गया। अब आपने खुद ही कह दिया कि कोई हमला ही नहीं किया है, अब यूएई क्या करे तो करे क्या? नहीं, वो प्रॉब्लम क्या है ना, हमें तो ईरान उकसा नहीं रहा है, हम तो लड़ाई में नहीं जा रहे, सेनेट हम तो बड़ा अच्छा, कुछ नहीं है, शांति है भाई, हमें तो आपसे परमिशन चाहिए नहीं। जो AUMF है, ऑथराइजेशन ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स के लिए 60 दिन के बाद हम आपसे मांग नहीं रहे हैं। वो ईरान ने मिसाइल फेंकी है, उसका कुछ नहीं है, मामूली काम है, ये किसके लिए है ना, तो डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए, तो टेंशन नहीं है, मगर टेंशन तो बहुत तगड़ा हो सकता है इसके अंदर। और इसके अंदर ईरान जो ये काम कर रहा है, साफ बात है, ईरान इसका नतीजा आर या पार का जल्दी चाहता है, क्योंकि वॉर ऑफ एट्रिशन का उनका अभी स्टेमिना रहा नहीं है, उनके ऑयल एक्सपोर्ट बंद है, तो उनको तकलीफ होती जा रही है, तो वो डिसाइड करना चाहते हैं क्विकली। एक काम ईरान ने किया है तोड़ने का, तो अटैक करके, तो ये मेरा ख्याल है बड़ी अगले हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर ये या तो सीज फायर में आ जाएगा मामला, पक्का सीज फायर, या तो ये बड़ा डेंजरस पोजीशन में आ जाएगा मेरी समझ में, एक हफ्ते के अंदर ही। और मुझे लगता है ईरान जो काम ये कर रहा है,
एक तो ये है कि इंटरनल डिविजन उनके हैं, सरकार एक नहीं है। दूसरा, चीन और रूस की शहर से वो उनको ईरान को मजबूती दी जा रही है, जिसके चलते ये हफ्ते के अंदर क्लियर होगा या तो सीज फायर या ये बड़ा नेवल वॉरफेयर काफी बढ़ जाएगा। रितु जी, नहीं, ये तो ठीक है, ये पक्ष तो बहुत क्लियर था, लेकिन राम श्रीवास्तव सर, लैटिन शब्द कुछ होते हैं ना, डी फैक्टो, डिजोर। अब डी फैक्टो का मतलब व्यवहारिक रूप से इस सीज फायर के सिचुएशन में ये हमले क्या दिखा रहे हैं कि ये व्यवहारिक सीज फायर टूट चुका है ग्राउंड पर, या एक्चुअली में जो आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं दिख रहा है वो हो चुका है? देखिए, मेरा ओपिनियन तो बिल्कुल अलग है। क्यों अमेरिका किसी भी हद तक किसी भी एंगल पर साम दाम दंड भेद नीति अपनाकर अपनी इज्जत बचाना चाहता है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो ये है कि सऊदी यूएई ने चीन से संपर्क साधा है। निश्चित रूप से ये अमेरिका को कभी भी सहन नहीं होगा, और अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं इसके डेडली अगेंस्ट हैं, और चीन के डिप्लोमेट्स यूएई आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये यूएई को चमकाने के लिए उन्होंने जानबूझकर ये मिसाइल छोड़ी है और आरोप लगा दिया ईरान ने छोड़ी है, जिससे ये डर जाए और हमको यहाँ से हटने का ना कहे। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा खतरनाक डिप्लोमेटिक मूवमेंट है। इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिंपल असर ये है कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो इस समय थोड़ा छटपटा रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है, और अमेरिकन फोर्सेस से उसका विश्वास हट रहा है, उसको चमकाने के लिए ये काम किया गया है, ऐसा डिप्लोमेटिक चैनल्स में चर्चा चल रही है। अब वास्तव में किया है या नहीं किया, ये तो जो ड्रोन आए थे जिन्होंने अटैक किया था उनकी जांच से हो सकता है, लेकिन जांच करेगा नहीं, कौन? बार बार तो नंबर्स आ रहे हैं, कभी 49 कह देते हैं, कभी कह देते हैं कि 50 से ज्यादा ऊपर जहाज गुजर चुके हैं। ईरानी कह रहे हैं कि हम निकाल ले रहे हैं अपने गुजार, उनके जो जहाज है गुजार ले जा रहे हैं, और अमेरिका उसमें ब्लॉकेड में कुछ कर नहीं पा रहा है। अब ईरान तो अपने पैसे वसूल करके टोल टैक्स कर जहाजों को अपनी समुद्री सीमा के किनारे किनारे निकाल रहा है, छापदार के उधर से जाकर वो अरब सागर में आ रहे हैं। और ये भी समाचार हैं कि जो अमेरिका के जहाज हैं, जो उनकी नेवी के लोग हैं, वो भी उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं, लूट रहे हैं। आप तो ये मान के चलिए कि नए तरह के समुद्री डकैत पैदा हो गए हैं, जबकि स्टेट ऑफ हार्मुज जो थी वो इंटरनेशनल वाटर में आती थी और किसी तरह का कोई कहीं टैक्स और रोक टोक नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस युद्ध के बहाने जिसके मर्जी जो आ रहा है वो अपनी ताकत दिखा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन और डिफेंसिव मोड दो अलग अलग चीजें हैं। अब अगर अग्रेशन दिखा रहा है ईरान तो फिर विक्टिम प्ले क्यों कर रहा है, और अगर डिफेंसिव है तो फिर ये अग्रेशन भी नहीं दिखना चाहिए जो अभी हम ग्राउंड पर दिख रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है प्रेशर टैक्टिक्स है। अमेरिका दबाव डाल रहा है कि आप घुटने पे आ जाओ, हमारी शर्तें मान लो, अगर नहीं मानोगे तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। अरे बर्बाद करना होता तो अब तक कर देते ना बर्बाद, अभी तक इतने दिनों तक क्यों रुके हैं? इसका मतलब ये है बर्बाद करने के लिए उनको बमबारी से अलग हटकर जमीन पर अपनी फौजें उतारना पड़ेगी, और जमीन पर फौजें अगर उतर गई तो निश्चित नरसंहार होगा। केवल अकेले IRGC के लोग नहीं मरेंगे, अमेरिकन सोल्जर भी मरेंगे, और अमेरिकन जनता जो है कभी पसंद नहीं करेगी कि उनके 1000-2000 सोल्जर्स यहाँ शहीद हो जाएं। निश्चित रूप से किसके लिए? वापस लौटूंगी सर, कंप्लीट कीजिएगा। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है हॉर्मुज को लेकर ही। हॉर्मुज स्ट्रेट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मार्ग की सुरक्षा में हॉर्मुज से यहाँ जो जहाज है वो निकाल लिया गया है। अमेरिकी झंडे वाला जहाज हॉर्मुज से गुजर गया। डेनमार्क की शिपिंग कंपनी मर्स्क का दावा सामने आया है, और ये जो दावा है ये अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर दिखा रहा है कि सीज फायर नामक चीज अब एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। अब डेनमार्क की शिपिंग कंपनी जो बता रही है, जो दावा कर रही है, वो क्या असल हकीकत है और जो ग्राउंड पर हालात है क्या उससे अलहदा नहीं है। और इसके साथ साथ अभी हॉर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरीके की ब्लॉकेड बना और ईरान का कब्जा, इसकी तस्वीर को दिखाने का प्रयास किया गया। राम श्रीवास्तव सर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद विराट सर का रुख करूंगी, लेकिन इस पर भी जरा जवाब दीजिएगा। अब ये डेनमार्क की कंपनी कह रही है कि अमेरिका अपने जहाजों को सुरक्षित निकाल ले जा रही है। अमेरिका के जो जहाज निकल रहे हैं वो अमेरिकन नेवी के उसमें कॉरिडोर के साथ में वो उनको सुरक्षा देते हुए निकाल रहे हैं। और ईरान के पास जो है इस सब कोई बड़े जहाज तो है नहीं,
या तो वो युद्ध शुरू करे और मिसाइलें सीधे दागे, या उसकी छोटी बोटों से, जिसमें कि अधिकांश बोटें जो है हाई स्पीड बोट्स हैं, और उनसे हल्के हथियारों से हमला करे, और ड्रोन से भी हमला कर सकता है। पर फिलहाल ड्रोन की स्थिति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ प्रेशर टैक्टिक्स है, और अमेरिका का ये एक दावा है कि 20,000 जो नाविक वहां फंसे हुए हैं उन सबको धीरे धीरे निकाल लेंगे। लेकिन निकालेंगे कब, कैसे? वो बगैर टोल टैक्स लिए तो नहीं निकालेंगे। जहां तक मुझे जानकारी है व्यक्तिगत रूप से, वो ये है कि जितने भी जहाज वहां से निकल रहे हैं उन सब को $2 बिलियन खर्चा करना पड़ रहा है। तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? इसका सीधा असर पड़ेगा आम जनता के ऊपर, हमारे देश में भी। तो वही तो मुद्दा है सर, वही तो सवाल है कि ये जो क्लैशेस हो या एंगेजमेंट्स हो, इसकी वजह से सबसे ज्यादा दंश तो आम आदमी की जेब पर ही पड़ रहा है। सवाल विराट सर से अब मेरा, विराट सर, इसे मजबूरी नहीं कहेंगे अमेरिका की कि अगर इस तरीके का रुख रखना पड़ रहा है कि यूएई पर जो हमला हुआ उसे हमने नेस्तनाबूद हो गया है, वो यूएई ने गिरा दिए मिसाइलें, अब ये पॉइंट बोलने की ज़रूरत क्या आन पड़ी डोनाल्ड ट्रंप को? एंड सेकेंडली मेरा आपसे सवाल ये कि अभी तो ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के दोनों हाथों में लड्डू है। अब आप अगर ओपेक से यूएई अपने हाथ पांव खींच लेता है, अपने आप को बैक कर लेता है, अब ओपेक में वो नहीं है, तो फायदा किसको होगा? अमेरिका को ही तो होगा। अब यूएई का साथ दे रहा है, यूएई को बढ़ा रहा है, या यूएई को धता बता रहा है, या खुद की सांख बचा रहा है? देखिए ऋतु जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है इसको मैं एक डिप्लोमेटिक स्टेलमेट मानूंगा। इस समय मामला फंस गया है। ईरान ने अपनी 14 डिमांड्स की एक सूची दी है अमेरिका को, जिसपे अमेरिका अग्रीड नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड ये है कि आगे कोई भी गारंटी दी जाए कि कभी भी हमला नहीं किया जाएगा ईरान के ऊपर। तो इस पे एक पेज फंसा हुआ है। दूसरा, जैसा कि आपने हॉर्मुज के बारे में कहा, हॉर्मुज अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट बन गया है इन दोनों देशों के बीच में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि इजराइल नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का इनका सीजफायर टिके, क्योंकि इजराइल चाहता है कि वंस एंड फॉर ऑल, चाहे वो लेबनान हो और चाहे वो ईरान हो, ये जो पूरे दोनों मुद्दे शुरू किए हैं 28 फरवरी के हमले के बाद से, ये पूरे नष्ट हो जाए देश, और उसको आराम से अपनी जो वो भौगोलिक परिस्थिति है वहां पे इजराइल अपनी चीज को पक्के तरीके से रख पाए, अपनी जो लीडरशिप है वो दिखा पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, अभी आपने मर्स की बात करी कि वहां से पास करा लिया है जो अमेरिकी नेवी है उसने अपने जहाजों को। तो देखिए, एक देखने वाली बात है कि बहरीन में 5th फ्लीट इनकी लोकेटेड है, जो माइन काउंटर मेजर्स को ध्यान रखती है, देखती है, और उसके ही रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स। और आपने ऑपरेशन फ्रीडम की बात करी, तो ये डी माइनिंग ऑपरेशन साथ में, और वहां से जहाजों को निकालने का जो क्रम चल रहा है, ये अगर इसमें सक्सेसफुल होता है अमेरिका आने वाले दिनों में, तो कहीं ना कहीं ईरान की पकड़ ढीली नजर आएगी। आज भी ये दावा किया गया है लगभग 7 छोटे व्हीकल्स, छोटे जो बोट्स हैं इनके, वो डिस्ट्रॉय किए हैं अमेरिका ने। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। एक चीज और, आपने बात करी यूएई की। देखिए, यूएई ने जो दांव खेला है ओपेक से हटने का, वो अमेरिका या किसी और के अलावा उसकी खुद की देश हित पे डिपेंडेंट है। कैसे? यूएई जानता है कि दुनिया में जो डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है अपने स्रोतों का, जो फ्यूल्स हैं उनका, जैसे सोलर आ रहा है, विंड आ रहा है, इसकी वजह से जो तेल के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो पीक ऑयल डिमांड जो है वो आगे आने वाले समय में घटने वाली है। ओपेक में रहते हुए उसकी लगभग 1.5 मिलियन बैरल्स की जो प्रतिदिन उसको सप्लाई हो सकती थी, वो नहीं हो पा रही थी। 5 मिलियन बैरल्स वो डेली सप्लाई कर सकता है, सिर्फ 3.5 मिलियन बैरल सप्लाई कर पा रहा था ओपेक में रहते हुए। और वहां पे उसको कोटा सिस्टम लागू था, जो कि सऊदी अरब ने लगाया हुआ था, सऊदी अरबिया की लीडरशिप थी। उससे हट गया है यूएई आज की डेट में, और यूएस से उसकी पहले से जरूर से बात हुई होगी कि वो हटने जा रहा है बिना यूएस, क्योंकि दोनों ही देश काफी करीब हैं, यूएई और अमेरिका, तो बिना अमेरिका को बताए ऐसा कदम उसने नहीं लिया होगा। यूएई को बहुत फायदा हुआ है इस ओपेक वाली चीज से हटके, और आप देखेंगे कि दुनिया में अब यूएई का जो सप्लाई है तेल का, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो फायदा यूएई को ओवरऑल होने वाला है। और इसी कारण से आपने देखा कि लगातार ईरान ने भी आज भी
हमले किए हैं, कुछ कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए हैं। हमले और बेशक ये से भी हो रहे हैं सर, लेकिन हमलों के बीच कहीं बड़ा प्रश्न बनकर रह गया है, वो है सीज फायर। अब सीज फायर हुआ क्यों, उसका जो उसकी आवश्यकता थी वो क्यों थी, और अभी हम बात कर रहे हैं एक तरफ की सीज फायर टेम्पररी नहीं परमानेंट हो जाना चाहिए, इसके लिए बाकायदे एक देश पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है, लेकिन इस बीच में बैक टू बैक इस तरीके की तस्वीर कि वहाँ पर एस्केलेशन हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। राजन सर, एक सवाल आपसे, ये जो कहा जाता है काइनेटिक नेवल एंगेजमेंट्स जो होती हैं, सीधे तौर पर अगर मैं आपसे प्रश्न करूं तो ये नेवल एंगेजमेंट्स अगर बढ़ती हैं, ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को प्रभावित कैसे करेंगी, और अगर करती हैं तो क्या ये इसे सीधे तौर पर इसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे कि ये जो रूल्स है इनका उल्लंघन हो रहा हो? देखिए ऋतु जी, इस लड़ाई में और आजकल के युग की लड़ाइयों में देयर इज नथिंग नोन एज रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। और हमने देखा है, देखिए आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स के ऊपर कर रहे हैं, आप स्कूल्स के ऊपर कर रहे हैं, तो वेयर आर द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट? आप जो आपके जो जेनीवा कन्वेंशन है, और हम अपनी फौज में हम अपनी ट्रेनिंग के टाइम भी हमको खास तौर पे पूरा जेनीवा कन्वेंशन के बारे में पढ़ाया जाता है, हमारा उसके ऊपर एक एग्जामिनेशन होता है, और हमारी फौज जब लड़ाई में जाती है हम उसको फॉलो करते हैं। बट आज का जो युग मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन की भी लड़ाई हुई और हो रही है, और जिस तरीके से ईरान वाला युद्ध हम देख रहे हैं, इसमें रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कहीं भी नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सीज की हम बात करें, अनक्लॉज की बात करें, तो अनक्लॉज हम इसके ऊपर भी डिबेट आया था यहाँ पे कि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, और इंटरनेशनल वाटर्स में आप इस टाइप की पायरेसी कैसे कर सकते हैं, आप शिप्स के ऊपर हमला कैसे कर सकते हैं, आप रोक कैसे सकते हैं शिप्स को इंटरनेशनल वाटर में, बिकॉज वो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अभी तक इसको आई नहीं है, तो आपके पास कोई हक नहीं है इनको रोकने का। पर कौन इनकी बात सुनेगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अब आप उसको आपने देखा दैट पुतिन हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वॉर क्रिमिनल, नेतन्याहू हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वॉर क्रिमिनल। इसके अगेंस्ट इसको क्या आपका एक्शन हुआ है? देशों ने क्या इनका बहिष्कार किया है, इनके साथ अपने रिलेशंस को खत्म किया, इनकी अपनी एम्बेसीज को? ये वाली छवि राजन सर, ये वाली छवि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, इसके लिए तो वो जाने जाते हैं आजकल कि कभी भी कौन सा कॉल ले लिया जाए इन दो बड़े नेताओं के द्वारा, वो किसी को कुछ पता नहीं है। एंड एडेड टू दिस, ये हॉर्मूज की सिचुएशन तो और कंडीशन को वर्सन कर देती है, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से धमका रहे कि अमेरिकी जहाजों को टारगेट किया तो मिटा देंगे नक्शे से। अब ये पूरी तरीके की तस्वीर जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर ही जरा आप कंप्लीट कीजिएगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यूएई पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान हमले में 3 यूएई सैनिकों की भी मौत हुई है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया गया है। यूएई का पक्ष ये है कि जितनी भी मिसाइलें आई थी उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जल्दी से ये तस्वीरें देखिएगा। यूएई पर ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया है, बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप एक साथ, ड्रोन्स की बड़ी खेप दागी, और इसमें 10 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ईरान हमले में 3 यूएई सैनिकों की भी मौत हो गई है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों में ये मार गिराए गए हैं, और ये सीधे तौर पे यूएई की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है कि इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। बहरहाल राजन सर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा और इस पर जरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये ऑल ऑफ अ सडन यूएई क्यों टारगेट पर आ गया? देखिए, आप अगर इसको हिस्ट्री में चले जाएंगे तो इसको ईरान और यूएई के और सऊदी अरेबिया, ये 3 कंट्रीज है, इनके आपसी संबंध इतने अच्छे नहीं है। अगर आप उधर भी यमन में भी देखें तो वहाँ भी यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में डिफरेंसेस हुए हैं, इसको हाउथीज को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। जिस तरीके से वो लड़ रहे थे, वहाँ पे एक जॉइंट फोर्स बनी थी इसको हाउथीज को लड़ने के लिए, पर अब ये जॉइंट फोर्स में भी दरार आ गई है। तो हम ये देखते हैं कि आज जो एक IRGC है, इट हैज़ गॉन रोग। अगर आपको याद होगा, अगर मैं आपको इस कुछ महीने पहले ले जाऊं, तो जब पहली बार यूएई के ऊपर अटैक हुआ था तो
पेजेशकियान ने अपोलोजाइज किया था यूएई को कि जो गलती है जो हमसे इसको गलती हो गई है, आपके एरियाज में अटैक आया है और मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब दोबारा से अभी एक स्टेटमेंट ईरान से ये आ रही है कि पेजेशकियान इज अगेन क्रिटिसाइजिंग दिस एक्शन ऑफ आईआरजीसी, बिकॉज एक साफ तौर पे पेजेशकियान ने स्टेटमेंट दिया, उसको गौर करने की जरूरत है। इसको पेजेशकियान ने बोला है कि आईआरजीसी ने हमारा अप्रूवल नहीं लिया, ये कोई जॉइंट डिसीजन नहीं था, ये एक यूनिलैटरल डिसीजन था और अब हमको बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, पर झेल कौन रहा है सर? ये यूएई के जनता के लिए या उनके सैनिकों के लिए बड़ा प्रश्न नहीं होगा? वहाँ पे यूएई गवर्नमेंट ने, वहाँ की शिक्षा मंत्रालय ने डिस्टेंस लर्निंग के लिए एक रास्ता बना दिया है कि अब आप डिस्टेंस लर्निंग को अप्रोच कीजिए रैदर देन घरों के बाहर निकलने के लिए, और आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए चाहे कॉलेजेस चाहे स्कूल, उन सबको बंद करने का सीधे एक नया फरमान जारी किया है। अब ये पूरी फ्रेमवर्क को, वहाँ के पूरे ढांचे को क्या इफेक्ट नहीं करेगा? दीवान सर, आपसे एक प्रश्न मेरा, अगर अभी इस क्षेत्र की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए, साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, इस क्षेत्र में हाइब्रिड वॉरफेयर मसलन प्रॉक्सी, साइबर, मैरिटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई और इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों में डिसरप्शंस स्पेशली सीज फायर फ्रेमवर्क को रेलेवेंट नहीं बताते हैं, अप्रासंगिक नहीं बताते हैं क्या? बिल्कुल, सीज फायर तो मैं फिर से कह रहा हूं, सीज फायर तो कागज पे है, ऑन द ग्राउंड नहीं है। और सीधी सी बात है, जब प्रोजेक्ट फ्रीडम स्टार्ट किया है अमेरिका ने, तो काउंटर प्रेशर में ईरान ने क्या किया है, यूएई और ओमान पे मिसाइलें दाग दी हैं। और इसके अंदर क्या है, आप मिलिट्री से भी हिट करना तो ठीक है, ईरान की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, इकोनॉमिकल हिट कर रहा है। यूएई एक रिच ऑयल प्रोड्यूसर है, उसको हिट कर रहा है। और ओमान तो हम का फ्रेंड है, उसके बावजूद वो कहता है, अगर ईरान कहता है आपने अपने जो सलाला पोर्ट है ओमान ने दिया और आप सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए की लॉजिस्टिक्स को, वो एस्कॉर्ट ऑपरेशन कर रहा है प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका, आप सपोर्ट करेंगे तो आप हिट तो ये बहुत बड़ा लूप होल नहीं रहेगा दीवान सर, अगर ईरान इस तरीके की अटैक की तस्वीर दिखाता दुनिया को, जो अभी तक विक्टिम बन के घूम रहा था, वो अभी खुद को विक्टिम ना दिखा करके वो अग्रेसिव नोट पर दिखा रहा है, तो क्या ये उसके लिए गलत नहीं साबित होगा? नहीं, क्षमा करें रितु जी, बिल्कुल ईरान ने आज तक 28 फरवरी से लेके आज तक विक्टिम कहा है अपने आप को, पर इसके मतलब मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया है, ऐसा नहीं है, मुंह तोड़ जवाब दिया हो, आपकी बात मैं ले रही हूँ, लेकिन दुनिया ने तो इसी तरीके से देखा ना कि पहले खामेनेई को एलिमिनेट किया गया, एक सिंपैथिक लहर जो थी, उस पर्सपेक्टिव पे पूछ रही हूँ मैं। तो वही, हाँ मैं समझता हूँ रितु जी, मैं ये कह रहा हूँ वही बात है कि आप हम पे अटैक कर रहे हैं, आप हमें छेड़ रहे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम तो अटैक शुरू हमने नहीं किया, हम विक्टिम ही हैं, पर हम डिफेंड करने का राइट हमारे पास है। तो राइट कैसे है, जो तुम्हारे को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पोर्ट्स में आपको लॉजिस्टिक्स सपोर्ट हो रहा है यूएई से, या आगे वार्निंग है सऊदी करे, बहरीन करे, वही काम करेंगे ताकि ऑपरेशन फ्रीडम जो स्टार्ट हुआ है, ये हम सक्सेस नहीं होने देंगे। ये पहल अमेरिका ने की है, हमने नहीं की, हम तो स्टेलमेट में बैठे हुए थे। अभी आप स्क्वाड का काम कर रहे हो अग्रेसिवली, तो आप भी मार खाओगे और इकोनॉमिक हिट भी होगा आपको और मिलिट्री हिट भी हुआ है। ये मतलब है अमेरिका को, सिग्नल अमेरिका को है कहना, वो कहते कहना बहू को और कहना बेटी को, सुनाना बहू को। तो ये काम हो रहा है और ये करेंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं, ये अमेरिका के ऊपर है। कितनी फोर्स लेके आएगा अमेरिका कि यूएई को तो पहले, यूएई, ओमान, सऊदी, बहरीन, उनको तो अमेरिका पहले भी नहीं बचा पाया, अब क्या बचाएगा? तो एक्सपोज हो रहा है अमेरिका। तो ताकि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है फेल हो, ये ईरान का आइडिया है। आप आइए टेबल पे बात करिए, तो डंडे मैसेज दे रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, एक सवाल विराट सर आपसे मेरा, इस पूरे सिनारियो में हम देखते हैं दिन ब दिन जो तस्वीर क्रूशल हो रही है, पहले तो बात मध्यस्थता पर टिकी हुई थी कि मध्यस्थता से हॉर्मुज का क्या वो अमृत निकलने वाला जहाँ से ये टेम्पररी सीज़फायर परमानेंट की ओर अग्रसर हो, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। अभी तस्वीर ऐसी है कि वहाँ पर एस्केलेट हो रही है तस्वीर, वहाँ पर हमले हो रहे हैं, तो ये पूरा एस्केलेशन लैडर क्या आगे विध्वंस की ओर लेके जा रहा है। एंड टू एडेड दिस, अगर मैं ईरान का पर्सपेक्टिव देखूं, ईरान जो एक मोनोपोली के तहत आगे बढ़ रहा था कि आपने एक अटैक किया, यहाँ से काउंटर अटैक होगा,
अब वो तस्वीर भी क्या थोड़ी सी विध्वंसक होने वाली है? देखिए ऋतु जी, अभी इसमें एक पॉइंट हम लोग जो मिस कर रहे हैं वो ये है कि 14-15 तारीख को, 14 मई 15 मई को शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक मीटिंग होने वाली है। हाँ। और ये बहुत ही अहम होगी। अभी आपने मध्यस्थता की बात करी, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, एक बहुत बड़ा काम कर लिया, अपनी इमेज जो है उसको बढ़ाया, और साथ में पैसे जो इनके पास नहीं थे वो इनको मिलेंगे इस मध्यस्थता के, इस दलाली के। पर उसके बियॉन्ड अगर मैं बात करूं तो जो ये बैठक होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीन जाएंगे और वहां पे देखिए ये बात करेंगे कि किसी न किसी से दबाव डालकर, किसी तरीके से दबाव डालकर ईरान पर ये जो पूरा सीज फायर है ये परमानेंट किया जाए और खत्म की जाए ये लड़ाई। क्योंकि ट्रंप ने भी अपने जो इलेक्टोरेट है उसको प्रॉमिस किया था कि हम किसी भी तरीके से ये जो जितनी भी लड़ाइयां चल रही हैं इसको खत्म करेंगे और हम किसी भी और नई लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। पर ये नई लड़ाई में पड़ गए हैं इजराइल की वजह से, तो ये इससे हटना चाहेंगे। और देखिए एक चीज और भी है, ट्रंप के पास एक तुरुप का इक्का है ताइवान, तो उसकी बात जरूर वहां पे की जाएगी और कहीं ना कहीं हो सकता है ये ढील दें, ट्रंप कहें कि हम भाई आपको इसमें कुछ ढील देंगे, आप यहाँ पे ईरान के साथ जो हमारी जो बातचीत चल रही है उसको ये खत्म कराएं, बैठ के ये सब सारी चीजें बंद कराएं। पर आपको एक बात और भी इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा कि ये जितना ये घटनाक्रम हो रहा है उसी में फायदा आज की डेट में चीन का भी है और रूस का भी है। रूस अपना तेल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेच पा रहा है और चीन जो है वो बैठ के आराम से देख रहा है अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है उसको घटते हुए। तो देखिए कहीं ना कहीं जो मध्यस्थता वाली बात थी उसमें ये बात सही है कि नहीं, ये मध्यस्थता वाली बात और पाकिस्तान का क्योंकि आपने जिक्र कर ही दिया है, तो पाकिस्तान और उसकी दलाली का जो आपने का आईना दिखाया, आपने कहा कतर से भी पैसे ले रहे हैं, आप भेज रहे हैं सेना को सऊदी में, बात ईरान की कर रहे हैं, ईरान के साथ भाईचारे की कर रहे हैं, लेकिन आपने तो पूरी दुनिया को दिखा दिया और आप खुद ही एक्सपोज हो गए अपने स्टैंड में, अपने स्टंट में। अब राम श्रीवास्तव सर, मुझे ये जरा क्लियर कीजिएगा, अभी की इस बदलते दौर में और इस मॉडर्न वॉरफेयर की दौर में स्पेशली अगर मैं पूछूं तो पाकिस्तान का ये स्टांस कितना कारगर होगा? दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जो रेटरिक बना रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि अभी एक भी स्टेप जो अमेरिका ले रहा है वो फूक फूक कर ले रहा है। अमेरिका चाहता नहीं है दुनिया में विध्वंस हो, हालांकि कहां से शुरू हुआ, कहां से एस्केलेट हुआ, ये हम और आप सब जानते हैं। देखिए ईरान ने पहले ही कह दिया था युद्ध आपने प्रारंभ किया, खत्म हम करेंगे, और वो बड़े फूंक फूंक कर डिप्लोमेटिकली उस दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि अगर सामरिक दृष्टि से देखा जाए, हवाई शक्ति से देखा जाए, मिसाइल शक्ति से देखा जाए तो ईरान अमेरिका के सामने कमजोर है, लेकिन डिप्लोमेटिकली ईरान काफी मजबूत है और ना केवल मजबूत है, उसकी जो थल सेना है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और अमेरिका की सेना जमीन पर नहीं उतर सकती, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब रहा सवाल ये कि पाकिस्तान इसमें क्या मजेदार काम कर रहा है। पाकिस्तान पीठ पे छुरा मार रहा है, वो अरब के देशों को भी बेवकूफ बना रहा है, चीन को भी बना रहा है। चीन का माल ईरान तक पहुंचाने के लिए उसने अच्छे जगह से रोड खोल दिए हैं, वहां माल धड़ाधड़ जा रहा है, ट्रकों में लद के जा रहा है, और उसमें क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, हथियार जा रहे हैं या और कुछ असला जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। उधर कैस्पियन सागर से रूस ने भी रास्ता बना रखा है और इनको सप्लाई कर रहे हैं। इस समय दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, कुछ भी करो, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। वही रूस कर रहा है, वही चाइना करने की कोशिश कर रहा है और वही अमेरिका कर रहा है। इन सब झगड़े की जड़ है ईरान का तेल, और किसी भी हालत में ट्रंप चाहते थे, अब तो फंस चुके हैं, अब तो उनको बच के निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अन्यथा वो ये चाहते थे कि जैसे उन्होंने वेनेजुएला को अपने कब्जे में कर लिया, अपने लड़कों की कंपनी के थ्रू वहां दलाली खाकर दुनिया को महंगा तेल बेच रहे हैं। आज की तारीख में स्वयं अमेरिका में $4.5 पर गैलन तेल हो गया, जो 60-70% हाई हो गया कई जगह पर। इससे ये पता लगता है कि अमेरिका में उनके विरुद्ध जो है बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। यही एक कारण है कि ट्रंप अब छटपटा रहे हैं, सबके हाथ पैर जोड़ते फिर रहे हैं। हाथ पैर जोड़ना ही कहूंगा मैं, क्योंकि इस समय जब आपको मालूम है चीन आपका दुश्मन हाथ नंबर, पैर तो जोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अंदर खाने से टूट चुके हैं, लेकिन फिर दिखा क्यों रहे हैं? ये भी बौखलाहट है क्या? सुपर पावर को लग रहा है कि अगर नहीं दिखाया तो कम से कम दुनिया कम ना आंख ले। बिल्कुल सही बात है। अभी तो वो ये कोशिश कर रहा है कि मैंने सीज फायर करा दिया तो वो शांति कर दी, हालांकि ये भूल गए कि कितने हजार लोग मर गए और कितना जो है वहां पर सड़कों का, पुलों का और बिल्डिंगों का नुकसान हुआ, और वो अपने आप को फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे शांति का पुरस्कार मिल जाए। पता नहीं उनको सपने में कैसे ऐसा आ गया
कि उनको अगर नोबेल प्राइज मिल गई तो उनको तो चाहिए कि वहां पर जो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी है ना, उससे भी लंबी अपनी स्टेचू बनाकर उस पर इस तरह का एक तमगा लटका लें कि दुनिया से बड़े तानाशाह यही पर वो है। तमगा शायद अब वर्केबल नजर नहीं आ रहा है राम सर। वो जैसा कि आपने कहा, वो बेशक से इस तमगे को लेकर घूमे दुनिया में, डिंडोरा पीटे, लेकिन वो डिंडोरा अब कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब पीस मेकर की जगह उन्हें क्योस मेकर बुलाना शुरू कर दिया गया है, एंड वो सिर्फ अपने व्यापार के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए दुनिया में अब जाने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर, उसके बाद राजेंद्र सर आपके पास आऊंगी। हॉर्मुज संकट पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है और हॉर्मुज संकट का हल बातचीत से निकलेगा। ये कोई हमले या इस तरीके की युद्ध की स्थिति से निकल नहीं सकता। हॉर्मुज संकट का कोई सैन्य हल नहीं है। यूएई दूसरों के बहकावे में बिल्कुल ना आए, यूएई इस जंग से दूर रहे। अब्बास अरागची का ये कॉल, जिसमें कहा है कि दूसरे देश इस युद्ध में हिस्सा ही ना लें। इस युद्ध में यूएई किसी के बहकावे में ना आए। और ईरान का ये बड़ा बयान, जिसमें हॉर्मुज संकट पर क्लियर कट कहा है कि मेज पर बैठिए, बातचीत की मेज पर आइए और इस मसले को सुलझा लीजिए। इसका हल सैन्य हल नहीं हो सकता, मिलिट्री ऑपरेशन या मिलिट्री इसको लेकर के आप कोई अगर तस्वीर रखते हैं, वो पिक्चर कारगर नहीं होगी। राजन सर, एक तो ये अरागची का स्टेटमेंट, एंड सेकंड मेरा प्रश्न ये कि हॉर्मुज को लेकर तो वैसे ही तनातनी है, लेकिन मैं अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, उनका रुख आपको कैसा लग रहा है? डेटरेंस वाला लग रहा है या प्रोवोकेशन वाला लग रहा है? बहुत अच्छे सवाल है दोनों आपके। पहले तो अरागची एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज अभी इसको ईरान ये जो हमला हुआ है ये एक डिवाइडेड लीडरशिप है, इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप अब इसको एस्केलेट नहीं करना चाहती सिचुएशन को, जो आईआरजीसी ने हमला किया है। और उनके जो ऑयल फील्ड्स पे उसको फुजेरा पे भी हुआ है। और अभी मैं पढ़ रहा था, एक ब्रेकिंग न्यूज है कि भारत ने कंडेम किया इस इंसिडेंट को। इसको भारत ने इसको कंडेम किया, ये जो ईरान ने अटैक किया है इसको यूएई के ऊपर। तो अब ये जो अरागची की स्टेटमेंट है, तो ये एक साफ तौर पे डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। ईरान नहीं चाहता कि इसको एस्केलेट किया जाए, और इसीलिए बार बार अपील कर रहा है अभी यूएई को भी और बाकी लोगों को भी कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, हम इस मसले को हल करने के लिए तैयार है। और स्पेशली हॉर्मुज का जो मसला है, देखिए जब लड़ाई एक व्यंग है ये, इसको लड़ाई जब शुरू हुई थी तो हॉर्मुज खुला हुआ था और वो कोई एक्चुअली मसला था ही नहीं उस टाइम पे। और अब जो लड़ाई इस खत्म हो गई, सीजफायर है, तो एक हॉर्मुज के अलावा और कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपका न्यूक्लियर और वो जो भी आपके मिसाइल्स और ये सारी चीजें आपकी बैक बर्नर पे चली गई है, और आपका जो हॉर्मुज के बारे में ही डिस्कशन करने के लिए बात हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूरे जीसीसी कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज उसको इम्पैक्ट कर रहा है। और ये इसको अमेरिका के जो एलाइज हैं, तो ऑब्वियसली अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है इस हॉर्मुज को इसको रिजॉल्व करने के लिए। मुझे लगता है अभी जो इसको ईरान का स्टैंड आ रहा है, थोड़ी इसमें नरमी दिखाई दे रही है। पॉसिबली इन लोगों में बातचीत भी हुई है आईआरजीसी के साथ कि आप इस तरीके की प्रोवोकेटिव एक्शंस मत लीजिए, बिकॉज अगर लेंगे तो ये नहीं, एक और चीज अरागची ने इसमें मेंशन किया है कि यूएई किसी के बहकावे में मत आए। अब ये बहकावा किसकी तरफ से दिया जा रहा है? ये बहकावा अमेरिका दे रहा है या किसी गल्फ कंट्री की तरफ से? नहीं, अमेरिका की तरफ से खास तौर पे, बिकॉज देखिए अभी इस चाइना का भी रुख आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, बिकॉज चाइनीज इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। और जो इस चाइनीज इन्वॉल्वमेंट भी यूए में बढ़ेगी। और अभी जो यूए की सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, बिजनेसेस को बंद कर रहे हैं। इसको यूए इज इन डायर स्टेट्स टुडे, और जो हमारा वहां पे डायस्पोरा है वो भी इफेक्ट होता है। इसलिए आपने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार यूएई में विजिट कर रहे हैं, अभी एक हॉल्ट भी किया है। तो इंडिया बहुत इसको कंसर्न है इसके लिए, और इसको बहकावे में इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसको अमेरिका कोशिश करेगा यूएई को और इसको तैयार करने के लिए ईरान के अगेंस्ट। तो ईरान नहीं चाहता
अपने इसको रिलेशन और नहीं इसको तो खराब क्या वो इस पूरे सिनारियो में इतना इमेच्योर यूएई है जिसके लिए ये स्टेटमेंट रागची को देनी पड़ गई कि यूएई किसी के दूसरे राय में या बहकावे में मत आए? अब ये इस तरीके का इमेच्योर एक्ट कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से अंदेशा हुआ उन्हें कि किसी के बहकावे में, किसी की बातों पर यूएई कुछ एक्शन ले सकता है। क्योंकि ऋतु जी, आपने अगर देखा कि यूएई ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया इस अटैक या। के बाद, और इसीलिए इसको ईरान इसको डैमेज कंट्रोल में मोड में चला गया है, और इसीलिए उसको यूएई को बोल रहा है कि आप जो इसको मत इसको समझिए ऐसा, हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, वी वांट टू रिजॉल्व दिस इशू। और इसीलिए अभी इसको यूएस का जो इन्फ्लुएंस है, जो हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया है आपको कि यूएस का इन्फ्लुएंस यूएई पे बहुत ज्यादा है, बहुत इंटरेस्ट है वहां पे यूएई और इसको यूएस के। और हाल ही में अगर आपको याद होगा, इजराइल से आयरन डोम और आयरन बीम भी इसको नेगोशिएट हुआ है, इसको यूएई ले रहा है। और अमेरिका से भी अभी एक फर्म ऑर्डर है, आई थिंक कुछ बिलियन डॉलर्स का जा रहा है, जहां पे मिलिट्री इक्विपमेंट यूएई अमेरिका से भी ले रहा है। तो एक इसको एलाई है अमेरिका का, ऑब्वियसली ईरान का नहीं, पर जैसा कि आपने कहा, मैं इस बात से सहमत जरूर हूँ, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया था राजन सर, बहुत ताज़ा स्टेटमेंट है। उसमें कहा है कि ना तो नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना लीडरशिप है, ना एंटाई इसमें एयरक्राफ्ट्स है। अब ये पूरी तरीके की तस्वीर बन क्या रही है, ये लोगों को समझ कम आ रही, कंफ्यूजन ज़्यादा पैदा हो रही है। दीवान सर, एक सवाल आपसे मेरा, सुबह ही इस बात पर चर्चा हो रही थी और ये प्रश्न था कि आखिर अगर वो कोई सिनारियो बनती है जिसमें बीच का रास्ता बन पाए, और अगर ना बने तो फिर अमेरिका के पास रास्ते क्या बचते हैं, विकल्प क्या है? तो उसमें सबसे पहला आया था इस्फाहान। अब इस्फाहान पर हमला हो या सीधे सीधे वहां जाकर मिलिट्री बूट्स ऑन ग्राउंड्स करके एक ऑपरेशन चला करके, जैसा कि अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर जिक्र किया जा रहा है कि आप एक्चुअल में ग्राउंड पर उतारिए धरातल पर और अपने सैनिकों के जरिए यूरेनियम वापस ले आइए जो एनरिच करके उन्होंने रखा है। इससे बहुत बड़ा धक्का लगेगा, सेकंड विकल्प। और तीसरा ये कि जैसा पहली दफा उन्होंने भीषण विध्वंस मचाया था, दूसरी बार भी करिए और ईरान की जो बची कुची आर्मी है, जो ताकत है, उससे खत्म कर दीजिए। इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव सूट करेगा डोनाल्ड ट्रंप को आपके पर्सपेक्टिव से? बहुत अच्छा सोच रही हैं आप ऋतु जी कि ट्रंप साहब को कुछ एडवाइस दी जाए, और वो एडवाइस के बियॉन्ड है। और ये मेरा ख्याल है, ये जो आपने कहा नंबर 3, मैं बैकवर्ड चलता हूँ, नंबर 3 आपने कहा दोबारा विध्वंसक स्ट्राइक्स जैसे 28 फरवरी से की ईरान पे, उससे कुछ नहीं होगा ईरान का। नंबर 2 आपने कहा ग्राउंड फोर्सेस, BOG बूट्स ऑन ग्राउंड, अगर ईरान यूएस लगाता है ईरान पे, और फंस जाएगा और धंस जाएगा, मार पड़ेगी, बॉडी बैग्स जाएंगे और धंस जाएगा। और उसके पहले AUMF अमेरिकन सीनेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और नंबर 1 आपने कहा कि नंबर 1 क्या कहा आपने ऑप्शन? इस्फाहान। ट्रंप हाँ इस्फाहान पे अटैक करे। वो अटैक बहुत कर चुका है, फेल हो चुका है। वो आप जो मध्यस्थता की बात कर रही हैं, अगर ट्रंप आपकी और मेरी बात सुने या किसी की बात सुने, तो ट्रंप को क्या करना चाहिए, एक पंच बिठाए जाए, मल्टीनेशनल पंच। यूरोप से नॉर्वे और एक और कंट्री, एशिया से 2 कंट्री, अफ्रीका से भी 1 कंट्री, क्योंकि ये तो हर्ट तो हम लोग हो रहे हैं ना। अमेरिका ईरान का युद्ध नहीं है, हम हैं उसमें स्टेक होल्डर। तो एक पंच वाला स्टेट, यूएनओ को कहा जाए कि एक पंच बिठाए आप, हार्मोज ओपनिंग टास्क फोर्स, जो डिसीजन दें, सरपंच बैठ के आपकी मेरी लड़ाई हो, पंच के पास जाए, पंच लोग बताते हैं ऐसा करना है। अगर नहीं, पर सवाल मेरा आपसे, पंच का बात कर रहे हैं, तो पंचायत में बैटिंग अमेरिका की तरफ से करेगा कौन अदर देन इजराइल? नहीं, पंच में ना वो तो जवाबदेही है उनकी लड़ाई। 2 स्टेक होल्डर्स हैं, द्वंद्वी और प्रतिद्वंदी 2 ही हैं, अमेरिका इजराइल एक तरफ, ईरान एक तरफ। पर पंच कौन है? जो 5 कंट्रीज है। इंडिया तो नहीं आएगा उसमें, नॉर्वे आ सकता है, बड़ा उनका स्कोप है, हालांकि ऑयल एक्सपोर्टर है वो बड़े भारी, पर उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छी। इसमें चीन और रशिया की जगह है क्या? चीन रशिया की जगह नहीं है, क्योंकि देखो जो सरपंच हैं, वो नए सरपंच जो बने, अमेरिका को मान्य हो, ईरान को मान्य हो, अमेरिका को चीन रशिया मान्य नहीं है, तो न्यूट्रल कंट्री है। और पाकिस्तान का क्या?
दीवान से पाकिस्तान का सवाल ही नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप नोट करें ऋतु जी, यूएनओ के सारे सेक्रेटरी जनरल छोटे देशों से, म्यांमार, फिलीपींस, ग्रीस, इन अफ्रीका, इथोपिया, इन कंट्री से आते हैं। क्यों? उनका इंटरेस्ट किसी के पास नहीं है, किसी के साथ नहीं उनका, तो ऐसे 5 कंट्री चुन के अंदर खाने। बहुत दिलचस्प कड़ी आपने खोली। ये पंच जो है, या ये पंचायत, अगर लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, अगर ये एक्चुअली में ग्राउंड पर वर्क होता है तो ये मध्यस्थता की भी जरूरत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर सामने मसले को सॉल्व करने के लिए 5 देश सामने आ जाए, जो स्टेक होल्डर्स है वो सामने आ जाए, तो सिनारियो तो दूसरी रहेगी। एक बड़ी खबर, उसके बाद प्लीज कंप्लीट कीजिएगा सर। अमेरिका पर ईरान का बड़ा आरोप इस बीच सामने आया। अमेरिका ने जहाज पर हमला किया, ओमान से ईरान जा रहे जहाज पर अटैक किया। हमले के वक्त जहाज पर आम नागरिक सवार थे। अमेरिकी हमले में 5 नागरिकों की मौत हुई है। लीजिए रही सही कसर अब ईरान ने भी पूरी कर दी है। दीवान सर, अभी तक तो अमेरिका के लिए कहा जा रहा था, अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने हमला किया। मैं वही कह रहा हूँ ऋतु जी, चीज बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। और मैं आपको थोड़ा सा मौका दे मुझे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने पूछा यूएई को क्यों अटैक किया, आप देखिए फुजैरा, जेबल अली। मैं तो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हूं, तो नेवी को खाली शिप्स चलती हैं, बड़ा भारी सपोर्ट चाहिए उनको। रिफ्यूलिंग का नंबर 1, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस का नंबर 2, लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट चाहिए। पानी भी नहीं होता है शिप पे, वो सब राशन पानी देना। तो ये कौन सी पोर्ट काम कर रही है? अच्छा, उनका क्रू चेंज होना है। कौन सी पोर्ट्स काम कर रही यूएई की? फुजैरा और जेबल अली। किसकी? यूएई की। तो मिसाइल ड्रोन दाग दिया ईरान ने। नहीं तो अभी तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि आरोप मढ़ने का सिलसिला एक तरह से शुरू हो चुका है। नहीं आरोप नहीं, एक्चुअल बात है। वो कह रहे, ईरान कह रहा है डोंट सपोर्ट यूएसए, नहीं तो मार खाओगे। ओमान को बोला है आपका सलाला पोर्ट और दूसरा कद्म पोर्ट, डोंट सपोर्ट, मार खाओगे, न्यूट्रल रहो आप। तो ये बात के लिए ईरान दाग रहा है। अच्छा, इंडिया के तीन इंडियंस इसमें इंजर्ड हो गए। हाँ, एक बड़ी खबर उसके बाद राम सर भी वेट कर रहे हैं और हमारे साथ विराट सर भी कनेक्ट है। एक बड़ी खबर ये कि चीन का ईरान से तेल खरीदने पर यूएस का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीन पर निशाना साधा है। चीन का ईरान से तेल खरीदना आतंकवाद है, आतंकवाद को फंडिंग करने जैसा है। बीजिंग में मुलाकात से पहले स्कॉट बेसेंट ने ये बयान दिया है। ये इस टाइम पर हो रहा है जिसमें मीटिंग होने वाली है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, चीनी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध के चलते फूटा गुस्सा। अमेरिकी प्रतिबंधों को माना तो एक्शन लेंगे। अब लीजिए, चीन का भी ये पक्ष सामने आ गया। यूएस प्रतिबंधों को मानने वाली चीनी कंपनियों पर कार्रवाई होगी। अमेरिका के प्रतिबंधों का पालन न करे चीनी कंपनियां। अमेरिका कई चीनी कंपनियों को कर चुका है ब्लैकलिस्ट और चीनी कंपनियों पर ईरान रूस से तेल खरीदने का बड़ा आरोप है। इसी पर मैं जरा सवाल कर रही थी राम सर, ये जो पूरे सिनारियो में हम देखें, क्रिस्प इसका ये निकलता है कि अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है चीन पर, चीन प्रतिबंध लगा रहा है अमेरिकी कंपनीज पर जो कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं या उनके नियमों को मान रहे हैं। चीन तो खुल्लम खुल्ला कह रहा है, बीजिंग से संदेश आता है कि भैया आप मानिए ही मत, अगर आप मानेंगे अमेरिका के फरमानों को तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और ये सब हो रहा है तब जब एक क्रूशल मीटिंग होने वाली है। स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि चीनी जो दबाव है वो चलेगा नहीं। देखिए, चीन के ऊपर जितना भी दबाव चलाएंगे, चीन अपना रास्ता निकाल देगा, क्यों उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं और निश्चित रूप से वो चीन जो है ईरान को मदद कर रहा है और करेगा और सभी तरह से करेगा। चीनी सैटेलाइट से इनको नेविगेशन के पूरे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जिससे टारगेट किए जा रहे हैं मिसाइलों को। तो इसमें तो दो मत नहीं कि चीन से पंगा लेना अमेरिका की आज की तारीख में प्राथमिकता नहीं हो सकती। रहा सवाल ये, आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो गई है? हार्मोज को खुलेआम खोलना। और वो जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि उनको पंचायत बिठा देना चाहिए। अरे ये चीन तो छोड़िए, अमेरिका और इजराइल पंचायत में यकीन करते नहीं है, वो तो पंच मारने में यकीन करते हैं। और उनको ये गलतफहमी है कि हमारे डंडे के बलबूते पर सब झुक जाएंगे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, समय बदल चुका है। अच्छा, ईरान ने तो फिर मीटिंग में क्या करेंगे? मीटिंग में क्या सिर्फ और सिर्फ डिनर के लिए जा रहे हैं? स्कॉट बेसेंट जो बयान दे रहे, चीन के पक्ष में कि चीनी सैंक्शन, चीनी नियम, चीनी कोई भी फरमान नहीं चलेगा। उधर चीन कह रहा है कि अमेरिकी फरमान नहीं चलेगा। फिर मीटिंग किस बात की?
मीटिंग इस बात की होगी कि चीन का जो पैसा अमेरिका में जमा है वो उसको करेंसी में अपने दामाद के खाते में जमा कराएंगे, क्योंकि ट्रंप को रफ्ती भर चिंता नहीं है अमेरिका आगे बढ़े या ना बढ़े, दुनिया में लोग शांति से रहें या ना रहें, परेशान होते रहे, उनको तो अपना खानदान और अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार करना है। और ये चीज अमेरिकन लोगों को समझ में आ गई है। यही एक कारण है कि अब उन पर जल्दी ही महाअभियोग होने वाला है और वो बहुत बड़ी एक परेशानी में पड़ने वाले हैं। रहा सवाल ये चीन क्यों जा रहे हैं, इसके पहले देखिए उत्तरी कोरिया के जो तानाशाह थे उनसे ये पिछले अपनी टर्म में सिंगापुर में आकर मिले थे। क्यों मिले थे जब वो इतना जानी दुश्मन है तो? लेकिन ये इनकी खासियत है कि ये सामने टटोलने चले आते हैं। अगर जिनपिंग से मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अंडरहैंड डीलिंग कुछ ना कुछ इनकी अवश्य। इन मिडिल ऑफ दिस मैं ये पूछना चाहती हूँ, ड्रैगन पर ये दबाव चलेगा कितना? क्योंकि अभी एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर अमेरिकी मार्केट के सामने अगर खड़ा है तो वो है चीनी मार्केट। डॉलर के सामने युआन लगातार compete कर रहा है, युआन का जो एक तरह से दायरा है वो बढ़ रहा है। बेशक से उसे स्टैंडर्डाइज किया गया हो चाइना में और उसे रीजनल तौर पर भी स्थापित करना बाकी हो, उस पर भी कुछ प्रतिबंध हो, फिर भी युआन बहुत एक्सेल कर रहा है। राम सर, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। विराट सर प्लीज आप इस पर रिस्पॉन्स दीजिएगा। जी देखिए, ये जो मीटिंग होनी है 14-15 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति के बीच में, इसमें कई सारे डिस्कशंस हैं। पहला डिस्कशन तो ऑब्वियसली ईरान है कि किसी तरीके से दबाव डाल के चीन के ऊपर ये बात जो है ये खत्म कराई जाए, जो लड़ाई है ये युद्ध इसको रोका जाए। हाँ। दूसरी चीज है ये लोग अपना एक बोर्ड ऑफ ट्रेड भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनका ट्रेड है, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बातचीत है, फिर उसके बाद रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर बातचीत है, और उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा था ताइवान का एक प्रेशर पॉइंट है जो अमेरिका इस्तेमाल करना चाहेगा इस समय। अगर चीन विरोध करता है मध्यस्थता करने में या दबाव डालने में ईरान का डेफिनेटली, और यही जो दबाव है, यही प्रेशर टैक्टिक्स जो है, इसको लेकर प्रश्न किया जा रहा है कि चीन पर कितना वर्केबल है। ये तो वक्त बताएगा, और युआन पर इसका कितना असर होता है ये भी वक्त बताएगा। आप बहरहाल तमाम जो मेरे खास मेहमान है कनेक्ट हुए, अपनी प्रतिक्रिया दी, कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।